हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथ्स गुरु। जैसा कि हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर रहे थे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। लास्ट क्लास में हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिस्कस किया। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वो भी हमने डिस्कस की थी वेक्टर फॉर्म में बाय आइलर मेथड। तो आइलर मेथड की हेल्प से हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ड्राइव करना डिस्कस किया था। जो कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक ऐसी सीरीज़ है जो कि एमएससी और बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम टॉपिक जो भी डिस्कस करेंगे वो फ्लूइड डायनेमिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड होगा। तो लास्ट क्लास में हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन वेक्टर फॉर्म बाय आइलर मेथड डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन फॉर्म को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, क्योंकि जब आप लास्ट तक देखेंगे तो एक एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम इशू होता है, नहीं समझ में आता कहीं पर, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रयास मैं ये रखूँगा कि आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। बट अगर नहीं आता है तो वीडियो को एक और बार, एक दो बार चलाकर आप अगर देखेंगे दोबारा से तो सारी चीज़ें अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन फॉर्म को डेवलप करने से पहले कुछ जो हमारे कंसेप्ट्स हैं जो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले उन्हें डिस्कस करेंगे। और इसको डिस्कस करने के लिए हमने यहाँ पर एक फ्लूइड है हमारे पास, और हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड जैसे कि वाटर, ऑयल, और वाटर, ऑयल, मिल्क, ये और गैस, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? फ्लूइड कहलाती हैं। ये सब एक फ्लूइड की फॉर्म है। तो यहाँ पर हम वो फ्लूइड का मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, और उस मोशन के लिए हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कंप्रेसिबल फ्लूइड एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो होता है, वो फ्लूइड जिसकी डेंसिटी जो है वो प्रेशर इंक्रीज करने पर डेंसिटी चेंज ना हो, डेंसिटी में पोजिशन और टाइम के चेंज होने पर कोई परिवर्तन ना आए, उसे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोलते हैं। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं एक फ्लूइड के लिए डिस्कस कर रहे हैं। कोई फ्लूइड है, अगर वो मोशन कर रहा है तो उस मोशन के दौरान उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, उसके मोशन में क्या क्या कंसेप्ट यूज होंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसके बेसिस पर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ड्राइव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कंसिडर करा एक फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है। फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो हमने उस फ्लूइड के फ्लो में से एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर कर लिया। क्योंकि हम कार्टेशियन फॉर्म की बात कर रहे हैं तो हमने एक एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर कर लिया रेक्टेंगुलर फॉर्म में, क्योंकि ये जो एक्सिस होती है वो रेक्टेंगुलर एक्सिस होती है। तो हमने एक एलिमेंट्री पोर्शन कंसीडर किया ये फ्लूइड का, जो रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप की फॉर्म में है। इट मीन्स क्यूबॉइड की फॉर्म में है। इस क्यूबॉइड फॉर्म में हमने एक फ्लूइड का पार्ट कंसीडर किया है जो एलिमेंट्री पोर्शन है, और उस पूरे फ्लूइड में से एक छोटा सा हिस्सा जो क्यूबॉइड फॉर्म में है वो हमने कंसीडर किया हुआ है। यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक पी पॉइंट है, फ्लूइड का पार्टिकल पी पॉइंट पर है, और इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर x, y, z है। इस पी पॉइंट को लेते हुए हमने एक यहाँ पर क्यूबॉइड बना लिया, इट मींस पैरेलल पाइप बना लिया, जिसकी जो लेंथ है वो ये x एक्सिस के अलोंग डेल्टा x, y एक्सिस के अलोंग डेल्टा y और z एक्सिस के अलोंग डेल्टा z है। ठीक है, इस तरीके से इसकी एजेस हमने कंसीडर कर लिया है क्यूबॉइड की। और इस क्यूबॉइड में पी पॉइंट जो है वो इसके एक कॉर्नर पर है, जिस पी पॉइंट पे हम सारे जो इसकी प्रॉपर्टीज है सबको हम डिस्कस करेंगे। पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z है। इसके क्यूबॉइड के जो फेसेस हैं P, Q, R, S, और ये फेस है P डैश, Q डैश, R डैश, S डैश। तो इस तरीके से इसके फेसेस हैं। अब हमने और यहाँ पर थोड़ी सी कुछ कंसिडर करनी है जिससे कि हम ड्राइव कर सके कंसेप्ट को, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को। तो हमने यहाँ पर लिया एक फ्लूइड पार्टिकल है जो कि P पॉइंट x, y, z पर है, और रो जो है वो इसकी फ्लूइड की हमने डेंसिटी कंसीडर की है। डेंसिटी जो कि x, y, z और t का फंक्शन होगी, x का, y का, z का और t का, क्योंकि इस समय हम फ्लूइड को कंप्रेसिबल कंसीडर करके चल रहे हैं। इट मींस डेंसिटी जो है वो पोजीशन पर और टाइम पर दोनों पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर डेंसिटी जो है वो हमने p पॉइंट पर किसी t टाइम पर पार्टिकल की कंसीडर करी है, रो, जो x, y, z और t का फंक्शन है। और p पॉइंट पर जो फ्लूइड मोशन कर रहा है उसकी वेलोसिटी, इसके कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस हमने रेस्पेक्टिवली u, v और w कंसीडर किए हैं। u वेलोसिटी का कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग, v वेलोसिटी कंपोनेंट y एक्सिस एंड w इज द वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस हमने कंसीडर किया है। अब यहाँ पर हमने जो एलिमेंट्री पार्ट ये लिया है, इसकी जो एलिमेंट्री पार्ट है यानी कि ये जो क्यूबॉइड है, इसकी जो डायमेंशन है, इसकी जो एजेस है, वो हमने कंसीडर की है डेल्टा x, डेल्टा y एंड डेल्टा z रेस्पेक्टिवली। अगर हम बात करें यहाँ पर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये इस तरीके से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो इस फ्लूइड फ्लो में यहाँ पर जैसे ही कोई फ्लूइड यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से PQRS फेस से अगर फ्लूइड कोई एंटर कर रहा है, x एक्सिस के पैरेलल कोई फ्लूइड का पोर्शन एंटर कर रहा है इस फेस से, तो उस जो फ्लूइड का पोर्शन इसके अंदर एंटर कर रहा है, उस फ्लूइड के पोर्शन का अगर हम मास निकालें यहाँ से, क्योंकि हम जानते हैं लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ड्राइव करने के लिए हमने कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ का यूज़ किया था, कि ऐसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे कि पहले हम पर यूनिट टाइम में इस फेस से कितना फ्लूइड एंटर हो रहा है
फ्लूइड का मास वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो PQRS फेज से पर यूनिट टाइम में कितना मास ऑफ फ्लूइड एंटर हो रहा है वो अगर फाइंड आउट करना है तो हम जानते हैं मास किसके इक्वल होता है, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, और वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट या लेंथ, हाइट भी तो एक लेंथ है तो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मास निकालना है तो डेंसिटी तो हमें गिवन है यहाँ पर कितनी रो, तो डेंसिटी हो गई रो। अब बात आती है वॉल्यूम की, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो इस फेस का एरिया कितना होगा, क्योंकि ये वाली लेंथ जो है वो ये वाली साइड जो है वो, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है फेस, तो फेस की एक साइड है डेल्टा वाई दूसरी साइड है डेल्टा जेड, तो फेस का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा साइड्स की प्रोडक्ट, ठीक है। तो साइड्स यहाँ पर क्या है डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, तो एरिया हो जाएगा डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड। और वॉल्यूम निकालना है तो हमें एक और लेंथ चाहिए, तो हम ये जानते हैं क्योंकि हम यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं, पर यूनिट टाइम में निकाल रहे हैं, तो यूनिट टाइम में निकाल रहे हैं तो हम वेलोसिटी हम क्या जानते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और जैसे ही टाइम को हम 1 यूनिट कर देते हैं तो उस केस में ये वेलोसिटी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट के। इट मींस 1 यूनिट में कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कि कितनी लेंथ कवर कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर जाएगा कौन, वेलोसिटी, अगर हम टाइम को 1 कर दे। तो यहाँ पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं तो यानी कि ये जो यू है वो डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस का काम करेगा। इट मींस ये वॉल्यूम जब हम निकालेंगे तो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ में डिस्टेंस क्या आ जाएगी, यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमें इस फेस PQRS से एंटर होने वाले फ्लूइड का मास आ जाएगा पर यूनिट टाइम में कितना फ्लूइड एंटर हो रहा है। तो मास इज इक्वल टू आर रो इंटू डेल वाई डेल्टा वाई डेल्टा जेड इंटू यू, ठीक है। ये जो क्वांटिटी टोटल हमने फाइंड आउट की है, टोटल यूनिट जो क्वांटिटी फाइंड आउट की है, ये यूनिट टाइम में कितना फ्लूइड का मास एंटर हो रहा है फेस PQRS से वो फाइंड आउट किया है। क्योंकि यहाँ पर रो एक्स वाई और जेड और टी का फंक्शन है, ठीक है, ये टोटल टर्म, और यू भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो ये टोटल टर्म फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड आएगा। तो ये हमने कंसिडर कर लिया, फंक्शन जो भी आएगा उसे एफ कंसिडर कर लिया, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ये हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन 1। अब बात आती है जब यहाँ से कोई फ्लूइड एंटर होगा तो ये बाहर भी जाएगा इस दूसरे फेज से, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम बात करें तो इस फेज से P डैश Q डैश R डैश से, जब ये R डैश S डैश से फेज से ये फ्लूइड आउट होगा तो यहाँ से यहाँ तक P से P डैश तक जो वेरिएशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट में चेंजेस आएगा। पी पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट x था तो P डैश पर जाकर x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, एंड y कोऑर्डिनेट एज इट इज डेल्टा y रहेगा और z कोऑर्डिनेट एज इट इज डेल्टा z रहेगा। इट मींस इंक्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट में होगा। तो यानी कि जब हम यहाँ से P डैश Q डैश R डैश S डैश फेस से पास होकर जाने वाले, आउटसाइड निकलने वाले मास ऑफ फ्लूइड की बात करते हैं, मास ऑफ फ्लूइड दैट पासेस आउट थ्रू द फेस P डैश Q डैश R डैश S डैश, तो उसमें जो भी मास आएगा वो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग जो मास आया है, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग जो ये मास आया है उसमें बस x की जगह पर इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x, और y और z एज इट इज रहेगा। क्योंकि इक्वेशन 1 से हम मास फेस PQRS के लिए निकाल चुके हैं, जो कि x y z का फंक्शन आया है, ये हमने कंसिडर किया है। और जब इस फेस से निकालेंगे तो बस इसमें x कोऑर्डिनेट में इंक्रीमेंट होगा, यानी कि x कोऑर्डिनेट चेंज होकर x प्लस डेल्टा x और y और z एज इट इज रहेगा। तो ये फंक्शन ऑफ क्या आएगा, x प्लस डेल्टा x y z पर यूनिट टाइम के लिए जो मास ऑफ फ्लूइड आउट हो रहा है वो क्वांटिटी हम यहाँ पर ये फाइंड आउट कर पाए हैं। अब बात आती है कि इसको हम क्या कर सकते हैं। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसे बोलते हैं टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम 1 वेरिएबल में पढ़ी थी, इसी तरीके से 2-3 वेरिएबल्स के लिए भी एप्लीकेबल है टेलर्स थ्योरम। तो फिलहाल मैं 1 वेरिएबल के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसे हम 3 वेरिएबल में अप्लाई कर देंगे। तो टेलर्स थ्योरम फॉर 1 वेरिएबल क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन f है, 1 वेरिएबल x का फंक्शन है, और उसकी x की वैल्यू में h का इंक्रीमेंट करने के बाद उसकी वैल्यू निकाली जाए f(x + h), तो वो किसके इक्वल होगा, f(x) प्लस जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं h अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू x में इंक्रीमेंट किया तो x के रेस्पेक्ट में 1 टाइम डेरिवेटिव, फिर प्लस नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, जो इंक्रीमेंट किया था h का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सेकंड टाइम डेरिवेटिव एंड प्लस सो ऑन। तो यहाँ पर सिमिलरली जब हम इसको टेलर सीरीज से एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर हम देखें तो y और z कोऑर्डिनेट फिक्स है, वेरिएशन सिर्फ x में हो रहा है, इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, डेल्टा x का, तो h की प्लेस पर यहाँ वैल्यू आएगी डेल्टा x। तो अगर हम इसे टेलर सीरीज से एक्सपेंड करें तो टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग अगर फंक्शन f(x + h) था तो h को रिमूव करके पहले f(x) फंक्शन एज इट इज आएगा, तो ऐसे इसका इंक्रीमेंट करना, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये डेल्टा x रिमूव हो जाएगा h की प्लेस पर जो है, तो इसके वैल्यू आ जाएगी f(x + x, y और z, यानी कि f फंक्शन ऑफ x, y, z, फिर प्लस जो इंक्रीमेंट किया है डेल्टा x वो एज इट इज इनटू जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव। तो फंक्शन f का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, जिसका इंक्रीमेंट हुआ है, किसमें इंक्रीमेंट हुआ है, x में, तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव प्लस सोन। नेक्स्ट फिर हायर डिग्री की टर्म आएगी, क्योंकि ये हायर डिग्री की टर्म आएगी। अब अगर हम ये देखें कि नेट गेन इन द मास पर यूनिट टाइम विदिन द एलिमेंट ड्यू टू द फ्लो, तो अगर हम देखें यहाँ से यहाँ मास, यहाँ से एंटर होकर यहाँ से निकलने के बीच में यहाँ पर कुछ जो मास गेन रह जा रहा है, इसके अंदर कितना मास गेन हो रहा है एलिमेंट के अंदर, वो अगर फाइंड आउट करना है तो क्या कर लेते हैं, इसमें से कितना फ्लूइड एंटर हुआ
एलिमेंट में से हम यहाँ पर ये फाइंड आउट करने चाह रहे हैं कि इसके अंदर कितना मास गेन हुआ एलिमेंट के अंदर। तो जितना मास एंटर हुआ और जितना मास आउट हुआ, दोनों का अगर डिफरेंस निकाले तो हमें मास गेन इन एलिमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब हम यही काम करने जा रहे हैं यहाँ पर, कि यही काम करने जा रहे हैं कि नेट गेन इन द मास पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितना मास का गेन हो रहा है विद इन द एलिमेंट के अंदर। तो वो फाइंड आउट करने के लिए किस फेस के अलोंग, पी क्यू आर एस एंड पी डैश क्यू डैश आर डैश। तो इन दोनों फेसेस, पी क्यू आर एस ये वाला फेस था और पी डैश क्यू डैश आर डैश ये वाला फेस, तो इन दोनों फेस के अलोंग जो फ्लूइड मोशन कर रहा है, तो उसके अलोंग नेट गेन कितना हुआ मास ऑफ फ्लूइड का, वो निकालना है। तो जितना इन हुआ था उसमें से आउट वाले को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर इन हमारे पास फ्लूइड कितना हुआ था वो हमने निकाल लिया था इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग। मास ऑफ फ्लूइड दैट पासिस इन, जो एंटर हुआ था पी क्यू आर एस फेज से, हम वो हमने निकाला था ये इक्वेशन 1 से एफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ये हमने कंसिडर करा था। और इक्वेशन 2 से जो मास ऑफ फ्लूइड जो है आउट हुआ है, मास ऑफ फ्लूइड दैट पासिस आउट ऑफ द फेस पी डैश क्यू डैश आर डैश, वो हमने ये निकाला था इक्वेशन 2 से। तो अगर हम इनको माइनस कर दें, इट मीन्स इक्वेशन 1 से जो मास एंटरिंग आया था उसमें से मास लिविंग को माइनस कर दें, तो माइनस करने पर ये आ जाएगा फंक्शन एफ एक्स वाई जेड माइनस ये जो टेलर सीरीज से हमने इक्वेशन 2 निकाली थी वो पूरी एक्सप्रेशन। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस साइन अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये भी नेगेटिव आएगी, तो माइनस एफ एक्स वाई जेड और माइनस एफ एक्स वाई जेड कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगी, माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। क्या वैल्यू आई है, ये वो मास ऑफ फ्लूइड आ गया है पर यूनिट टाइम में जो गेन हो रहा है किसके अंदर, इस एलिमेंट्री पोर्शन के अंदर, यहाँ से यहाँ फ्लूइड के फ्लो होने पर एक्स एक्सिस के अलोंग। अब अगर हम इसको वैल्यू पुट करें यहाँ पर जो हमने वैल्यू ये निकाली है, सॉल्व की है, वो आया माइनस डेल्टा एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स। यहाँ पर एफ क्या था एक बार जरा देख लेते हैं। एफ किसे हमने कंसिडर किया था, एफ इस टोटल वैल्यू को हमने यहाँ पर क्या कंसिडर किया था, ये एफ कंसिडर किया था। इसका मतलब हम एफ फंक्शन जो है इसकी प्लेस पर वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं रो डेल वाई डेल जेड इंटू यू। तो यहाँ पर हम जब वैल्यू रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर माइनस डेल एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स में एफ की प्लेस पर वैल्यू रिप्लेस करेंगे रो डेल वाई डेल जेड इंटू यू। तो ये वैल्यू अगर हम रिप्लेस करते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर माइनस डेल्टा एक्स ऑलरेडी था, डेल ओवर डेल एक्स और एफ की प्लेस पर आ गया रो यू डेल वाई डेल जेड। ये जब हम देखते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल हो रहा है तो वाई और जेड कांस्टेंट रहने वाले हैं, तो ये डेल वाई और डेल जेड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा माइनस डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इंटू डेल ओवर डेल एक्स ऑफ रो यू। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अभी जो हमने फाइंड आउट करा है, ये हमने फाइंड आउट करा है पर यूनिट टाइम में उस एलिमेंट्री पोर्शन के अंदर कितना मास ऑफ फ्लूइड गेन हो रहा है, वो हमने ये फाइंड आउट करा है। कब, जबकि फ्लो जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है। इट मीन्स फेस पी क्यू आर एस एंड पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश के अलोंग हो रहा है। इसी तरीके से सिमिलरली द नेट गेन इन द मास पर यूनिट टाइम हम निकाल सकते हैं विद इन द एलिमेंट ड्यू टू द फ्लो। वो फ्लो जो कि किसके अलोंग हो रहा है, पी पी डैश एस डैश एस, पी पी डैश एस डैश एस। तो पी पी डैश एस डैश एस, ये जो फेस है पी 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 डैश एस डैश एस, और दूसरी फेस कौन सा बनेगा इसके कोरस्पॉन्डिंग, क्यू क्यू डैश आर डैश आर। तो इन दोनों फेस के अलोंग इस साइड में, यानी कि किसके अलोंग मोशन होगा फिर, वाई एक्सिस के अलोंग। ये फेस एक पीछे वाला फेस है पी पी डैश एस डैश एस, ये वाला फेस, और दूसरा फेस है क्यू क्यू डैश आर डैश आर, ये वाला फेस। तो इस फेस से एंटर हुआ पी पी डैश एस डैश एस से, और क्यू क्यू डैश आर फेस से आउट अगर हो रहा है, तो उस केस में सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि टोटल गेन ऑफ मास कितना होगा पर यूनिट टाइम में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें मास का जो गेन होगा पर यूनिट टाइम में, सिमिलरली द नेट गेन इन द मास पर यूनिट टाइम विद इन द एलिमेंट ड्यू टू द फ्लो इन दोनों साइड के अलोंग, वो क्या होगा, जब हम यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे थे तो यहाँ पर क्या आया था, माइनस तीनों साइड की प्रोडक्ट इनटू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड डेरिवेटिव किसका, रो इनटू वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स। अगर एक्स के अलोंग ले रहे हैं तो वेलोसिटी कंपोनेंट एक्स के अलोंग यू यहाँ पर आया है। सिमिलरली जब हम वाई एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं तो तीनों साइड्स की प्रोडक्ट आएगी नेगेटिव साइन के साथ, और डेरिवेटिव क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग है ये फ्लो, तो डेल ओवर डेल वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, एंड डिफरेंशिएशन किसका आएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस यानी कि वी। तो ये हमारे पास डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, या फिर पूरा ड्राइव करना चाहो तो कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन 4। सिमिलरली जब हम नेक्स्ट जो एक थर्ड साइड या थर्ड जो डायरेक्शन है जेड एक्सिस अलोंग, उसके अलोंग अगर हम मास गेन निकालें पर यूनिट टाइम में, तो वो क्या आएगा, वो आ जाएगा माइनस तीनों साइड्स की प्रोडक्ट सिमिलर वे में डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, क्योंकि इस बार जो फ्लो हम डिस्कस करेंगे वो जेड एक्सिस के अलोंग, तो डेरिवेटिव जेड के रेस्पेक्ट में होगा, इंटू डेंसिटी रो इंटू वेलोसिटी कंपोनेंट डब्ल्यू, जो विच इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस। तो यहाँ पर ये इक्वेशन 5 आ जाएगी।
अब अगर हम टोटल मास फ्लो इनटू द एलिमेंट निकालें, तीनों डायरेक्शन से मिलाकर टोटल मास फ्लो इनटू द एलिमेंट क्या आएगा, तो तीनों जो इक्वेशंस हैं यहाँ पर, इक्वेशन 3 ये जो वैल्यू आई है, इक्वेशन 4 ये जो वैल्यू आई है और इक्वेशन 5 ये जो वैल्यू थी, इन तीनों वैल्यूज को हम अगर ऐड कर दें तो टोटल मास ऑफ फ्लो इनटू द एलिमेंट पर यूनिट टाइम में कितना होगा वो आ जाएगा। तीनों वैल्यूज में डेल वाई डेल एक्स डेल जेड कॉमन है, नेगेटिव साइन भी कॉमन है, तो कॉमन लेने पर ये वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन 6। तो ये टोटल मास फ्लो इनटू द एलिमेंट इन पर यूनिट टाइम में हमारे पास आ गया। ये यानी कि यूनिट टाइम के अंत में जो फ्लूइड का मास है वो फ्लो हो रहा है किसके अंदर, एलिमेंट के अंदर, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकाल रहे हैं। तो इक्वेशन मतलब एक ही टर्म को दो तरीके से निकालेंगे और इक्वल रख देंगे, क्योंकि इक्वेशन मतलब होता है ऐसा एक्सप्रेशन जो इक्वलिटी साइन को कंटेन करता हो। तो वो बनाने के लिए हम एक प्रोसेस से फ्लो ऑफ मास निकाल चुके हैं एलिमेंट के अंदर जो आ रहा है, अब दूसरे प्रोसेस से निकालेंगे। वो क्या, पर यूनिट टाइम में कितना फ्लूइड जो है वो फ्लो हो रहा है एलिमेंट के अंदर, वो हम निकालने जा रहे हैं। तो अब वो दूसरा प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले टोटल मास ऑफ फ्लूइड विद इन द एलिमेंट कितना आ सकता है किसी टी टाइम में, वो निकाल लेते हैं। तो जैसा कि हमने किसी टी टाइम पर जो एलिमेंट कंसिडर किया हुआ है उसकी डायमेंशंस हमने डिस्कस की थी, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड है। तो अगर उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट डेल्टा वाई डेल्टा जेड है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो वो वॉल्यूम हो जाएगा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। तो ये टोटल हो गया वॉल्यूम, और मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी कर दें तो ये टोटल आ जाएगा क्या, मास। तो ये टोटल मास आ गया कि किसी टी टाइम में उसके अंदर कितना मास ऑफ फ्लूइड है आएगा एलिमेंट के अंदर, वो हमारे पास आ चुका है। अब हमें अगर रेट निकालना है, यानी कि पर यूनिट टाइम में कितना मास ऑफ फ्लूइड है उस एलिमेंट के अंदर, वो निकालना है, तो हम टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं। तो टोटल मास हमारे पास ये था, इसका टाइम टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो क्योंकि हम टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एक्स वाई और जेड कांस्टेंट रहेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव करें तो बाकी 3 वेरिएबल्स ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे, और ये डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इंटू डेल रो अपॉन डेल टी आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 7। अब ये इक्वेशन नंबर 7 ये किसको शो कर रही है, टोटल रेट ऑफ मास, मतलब पर यूनिट टाइम में कितना मास ऑफ फ्लूइड एंटर है किसके अंदर, एलिमेंट के अंदर, उसे ये शो कर रहा है। इसी तरीके से टोटल मास ऑफ फ्लो इनटू द एलिमेंट, यानी ये भी पर यूनिट टाइम में था, तो ये दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों को इक्वल हम रख देंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास के अकॉर्डिंग, क्योंकि जितना मास एंटर हुआ है उतना ही तो जितना मास उसके अंदर आया है वही तो गेन हुआ है। तो दोनों तरीके से यहाँ पर ये दोनों मास इक्वल होने चाहिए। तो इक्वेशन 6 और 7 को हम दोनों को इक्वल रख देते हैं। जैसे ही हम दोनों इक्वेशंस को इक्वल रखेंगे तो यहाँ पर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड जो टर्म है वो यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी, ये दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये नेगेटिव वैल्यूज हैं ये सारी इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इक्वेशन नंबर यहाँ पर ये 8 डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल ओवर डेल एक्स ऑफ रो यू प्लस डेल ओवर डेल वाई रो वी प्लस डेल ओवर डेल जेड रो W इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ जाएगी। अगर हम इसे और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें, क्योंकि ये यहाँ पर दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है रो और यू, तो हम प्रोडक्ट रूल से के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो रो एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन रो एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ यू डेल यू अपॉन डेल एक्स आएगा, फिर प्लस यू एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ रो आएगा डेल रो अपॉन डेल एक्स। तो देखते हैं कि वो सॉल्व करके जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनती है उस केस में। तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी, डेल रो अपॉन डेल टी एज इट इज था, फिर अगर हम डिफरेंशिएट करें यू इंटू रो का टी के रेस्पेक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल से ये क्या आएगा, यू रो एज इट इज फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू टी, फिर प्लस यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ रो विद रेस्पेक्ट टू टी। इसी तरीके से हम जब डिफरेंशिएट करेंगे किसका, यहाँ पर ये रॉन्ग है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये एक्स आएगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में था। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर टर्म जो थी लास्ट जो रो वी थी, तो इसका डिफरेंशिएशन हम जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन रो एज इट इज आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वी डेल वी अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, फिर प्लस वी एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ रो विद रेस्पेक्ट टू वाई आ जाएगा। सिमिलरली ये टर्म आ जाएगी। अब यहाँ से टर्म्स को अगर हम कलेक्ट करें तो जो डेरिवेटिव रो वाली टर्म्स है, एक ये वाली टर्म है जिसमें रो का डेरिवेटिव, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन तीनों टर्म में रो का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो यहाँ से अगर हम डेरिवेटिव ऑफ रो वो वाली टर्म्स में से सब में से रो कॉमन ले, तो यहाँ से रो कॉमन लेने पर डेल ओवर डेल टी आएगा, यहाँ से रो कॉमन लेने पर u इंटू डेल ओवर डेल एक्स आएगा, यहाँ से रो कॉमन लेने पर v डेल ओवर डेल वाई आएगा और रो कॉमन आ जाएगा, फिर प्लस बाकी रिमेनिंग टर्म्स जो बची हमारे पास, एक ये टर्म आ जाएगी, एक यहाँ पर ये टर्म है और एक ये टर्म है। इन तीनों टर्म्स में से अगर हम देखें तो इन तीनों टर्म्स में से जब हम रो कॉमन ले लेंगे, इस टर्म में से, इस टर्म में से और इस टर्म में से, तीनों में से रो कॉमन ले लेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो यहाँ से ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, मटेरियल डेरिवेटिव कहते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्म बताई थी कि मटेरियल डेरिवेटिव जो होता है उसे हम डी ओवर डी टी से डिनोट करते हैं। ये मटेरियल डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है, ये मटेरियल डेरिवेटिव डेल ओवर डेल टी प्लस डेल ओवर डेल टी प्लस क्यू डॉट डेल, और ये क्यू वेलोसिटी का वेक्टर है और डेल जो है वो डिफरेंस ऑपरेटर डेल है। यहाँ पर अगर हम डेल ओवर डेल टी प्लस क्यू की बात करें तो क्यू जो वेलोसिटी है वो हम कंसिडर कर रहे हैं यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, क्योंकि वेलोसिटी के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग यू वी डब्ल्यू हमने कंसिडर किए हुए हैं। डॉट डेल, डेल किसके इक्वल होगा, यहाँ पर डेल हमारा है, डेल हमारी वैल्यू किसके इक्वल होती है, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप, ये सब कैप है,
डेल ओवर डेल जेड। जब हम इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल ओवर डेल टी प्लस यू डेल ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल ओवर डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल ओवर डेल जेड। इट मीन्स ये टोटल वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, मटेरियल डेरिवेटिव हम लिख सकते हैं यहाँ पर डी ओवर डेल टी, ये मटेरियल डेरिवेटिव हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यही किया है कि इक्वेशन कंटिन्यूटी जब हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है तो इस टोटल को मटेरियल डेरिवेटिव डी ओवर डी टी लिख सकते हैं ऑफ रो, और ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ से एक बात इंपॉर्टेंट याद रखने की है जो आगे कहीं क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए और कई डेरिवेशन में यूज होगी, कि इन केस अगर फ्लूइड जो है वो होमोजीनियस है और इनकम्प्रेसिबल है, अगर फ्लूइड होमोजीनियस और इनकम्प्रेसिबल है तो उस केस में रो कांस्टेंट रहने वाला है। क्योंकि अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है इट मीन्स जो डेंसिटी है वो जो डेंसिटी है पार्टिकल की वो हर एक पॉइंट पर सेम बनी रहेगी, जो भी फ्लूइड मोशन कर रहा है उसके हर एक पॉइंट पर डेंसिटी कॉन्स्टेंट बनी रहेगी और हर एक टाइम पर रहेगी, यानी कि टाइम और एक्स वाई जेड पोजिशन दोनों के रेस्पेक्ट में डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी। और अगर ये कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से ये अगर वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 9 जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने ये ड्राइव कर दी यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे तो ये इनकम्प्रेसिबल होमोजेनियस फ्लूइड के लिए वैल्यू जीरो हो जाएगी, और ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये सिर्फ ये एक्सप्रेशन बचेगा और इसमें से रो कांस्टेंट उधर जाकर जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या फॉर्म ले लेगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ जाएगी, किसके लिए, अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल और होमोजीनियस है। अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड नहीं है तो उस केस में यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो एज इट इज ये ही रहने वाली है या ये ही रहने वाली है ऊपर वाली, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव ये जीरो नहीं होगा, रो कांस्टेंट नहीं होने वाला है। और दूसरे केस अगर ये है कि फ्लूइड हेट्रोजीनियस है पर फिर भी इनकम्प्रेसिबल है, तो इनकम्प्रेसिबल के केस में हम जानते हैं डेंसिटी कांस्टेंट रहने वाली है, इट मींस ये डेरिवेटिव जीरो होगा, तो अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये ही बन जाएगी। तो इस तरीके से ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का डेरिवेशन जो है वो कंप्लीट होता है। आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये याद रखनी है और एक दूसरी फॉर्म ये याद रखनी है जो जनरली सभी क्वेश्चंस में यूज रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किसमें है, कार्टेशियन फॉर्म में, इट मींस एक्स वाई और जेड की फॉर्म में है। तो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का डेरिवेशन कार्टेशियन फॉर्म में कंप्लीट होता है, ठीक है। और अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं पर थोड़ा बहुत अगर समझने में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो को एक बार और से करके इस वीडियो को दोबारा से अगर आप देखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए हम अपना लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं।